Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss a topic of MES 104, that is Planning and Management of Higher Education. The topic of discussion is basic tenets or principles on which the governance of Indian University is based. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारतीय विश्वविद्यालय शासन के मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं, मतलब एक यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए कौन कौन से मूलभूत सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है जो कि भारतीय विश्वविद्यालय के लिए जरूरी हो जाता है। तो जो ये मूलभूत सिद्धांत हैं वो भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए मुख्य रूप से 3 तरह के सिद्धांत हैं और उन्हीं 3 सिद्धांतों का पालन करते हुए भारतीय यूनिवर्सिटी को चलाना पड़ता है। ये 3 सिद्धांत हैं स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी, आंतरिक लोकतंत्र और जवाबदेही। इन 3 सिद्धांतों का उद्देश्य शैक्षणिक स्वतंत्रता और नियमों की निगरानी के बीच संतुलन बनाए रखना है। मतलब जो यूजीसी के द्वारा जो नियम बनाए गए, जो रूल्स बनाए गए हैं और छात्रों को सीखने के लिए जो स्वतंत्रता आजादी है उनके संतुलन बनाए रखना है, ताकि इस यूनिवर्सिटी में जो संतुलन है बना रहे और यूनिवर्सिटी जो है अब अच्छा से चल सके, संस्था अच्छा बना रहे, पारदर्शी रहे और स्टूडेंट के प्रति उत्तरदायी भी हो। इसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहला सिद्धांत है वह है स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। इस पॉइंट पर बात करते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब है कि एक विश्वविद्यालय, एक यूनिवर्सिटी को पाठ्यक्रम बनाने का, संकाय बनाने का, मतलब कौन कौन से फैसिलिटी उसमें चलाने हैं, और वित्त प्रबंधन की स्वतंत्रता है। मतलब एक यूनिवर्सिटी कौन कौन से करिकुलम को पढ़ाएगा, उसमें कौन कौन से फैकल्टी होंगे, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ एक्सेट्रा, जो भी फैकल्टी होंगे, और उनका फाइनेंस कहाँ कहाँ से आएगा, वित्त कहाँ से आएगा, कितना स्टूडेंट का फी रहेगा, कितना टीचिंग का फी, ट्यूशन फी रहेगा, कितना एग्जाम फी रहेगा। इन सब बातों को डिसाइड करने के लिए यूनिवर्सिटी स्वतंत्र होता है, खुद से डिसाइड कर सकता है। ऑटोनॉमी को मुख्य रूप से 2 पार्ट में हम लोग बांटते हैं। इसके 2 आयाम हैं। पहला है आंतरिक स्वायत्तता, दूसरी है बाहरी स्वायत्तता। आंतरिक स्वायत्तता को समझते हैं, इंटरनल ऑटोनॉमी को। तो एक यूनिवर्सिटी को अपने कौन कौन से डिपार्टमेंट रखने हैं, कौन कौन से फैकल्टी रखने हैं, कितने स्टूडेंट उसमें एडमिशन के लिए आएंगे, स्टूडेंट को कितना फी रखना है, स्टूडेंट को कहाँ रखना है, मतलब हॉस्टल फैसिलिटी होगी, स्टूडेंट अपने घर से आना जाना करके पढ़ाई करेंगे। इन सब चीज़ों को डिसाइड करने के लिए यूनिवर्सिटी स्वतंत्र है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ऑटोनॉमी। इसके अलावा कुछ ऐसी भी ऑटोनॉमी है जो सरकार की निगरानी में की जाती है, यूजीसी की निगरानी में की जाती है। उसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल ऑटोनॉमी। जैसे इसमें होगा सरकार का हस्तक्षेप और स्वतंत्रता। कुछ मामलों में सरकारी नियम को फॉलो करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में जो नॉर्म्स बनाए गए उनको फॉलो करने पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड दिए गए उसको मेंटेन करने पड़ेगा, एग्जाम का प्रोसेस को मेंटेन करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन किया जाता है ताकि हर यूनिवर्सिटी से मिलने वाली डिग्री को हम लोग बराबर वैल्यू दे सकें। यहाँ ऑटोनॉमी की बात करें तो ऑटोनॉमी यूजीसी के नियम को, उसके स्टैंडर्ड को और उसके जो अधिनियम है उसको मानने तक सीमित है। और यूनिवर्सिटी खुद से भी डिसाइड कर सकती है कि उसे किस किस सब्जेक्ट को, किस किस सिलेबस को पढ़ाना है और कितना फी स्ट्रक्चर होगा किस सब्जेक्ट का, ये सब डिसाइड करने के लिए वो स्वतंत्र है। पॉइंट नंबर 2 है इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र। शासन परिषदों और समितियों के माध्यम से सहभागी प्रबंधन पर आधारित होता है यूनिवर्सिटी। एक विश्वविद्यालय जो है उसके प्रशासनिक निकाय होते हैं, अलग अलग समितियों में बांटा होता है वो, और उसमें अपने आंतरिक शासन होते हैं, मतलब अपना डेमोक्रेसी होता है, कौन सा काम करना है, कैसे करना है। तो इसे हम अलग अलग निकाय में बांट देते हैं। इसका अपना एक सीनेट होगा, कोर्ट होगा, जो व्यापक नीति निर्माण करता है, जो नीतियों का निर्माण करता है कि यूनिवर्सिटी को कैसे चलाना है,
किस तरह से कौन सा काम किया जाना है, क्लास कब होंगे, समय क्या होगा उसका, स्टूडेंट को रहने के लिए क्या नियम है। तो ये सब आंतरिक नियम है स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर। दूसरी इसकी होती है कार्यकारी परिषद, सिंडिकेट। जो कार्यकारी परिषद है या सिंडिकेट है, वो नियम बनाए गए हैं उसका मैनेजमेंट करता है। जो नियम यूनिवर्सिटी में बनाए गए हैं उसको सही जगह इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, सब देखने का प्रबंधन होता है, उसका इम्प्लीमेंट करवाना होता है। इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है एकेडमिक काउंसिल। हर यूनिवर्सिटी का एक एकेडमिक काउंसिल होगा जो देखभाल करता है कि जो शिक्षण का काम है, जो अनुसंधान का काम है, वो सही तरीका से हो रहा है या नहीं, और उसको सुधारने का प्रयास करता है। इसका चौथा जो पॉइंट है वो है बोर्ड ऑफ स्टडी। बोर्ड ऑफ स्टडी तैयार करता है कि हमें कौन कौन से करिकुलम को एप्लीकेबल करना है, उसका डिजाइन किस तरह से होगा करिकुलम का, कौन कौन से पेपर का सिलेबस किस तरह से बनाया जाए, इन सब बातों को ध्यान रखता है। और इसका जो अगला है वो फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी का काम होता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर वित्त का प्रबंधन करना, फंड का मैनेज करना, फंड कहाँ कहाँ से आएगा, टीचर्स को कितने सैलरी दी जाएगी, इंसेंटिव कितना दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी को चलाने का खर्च कहाँ से आएगा, इन सब फंड को मैनेज करके यूनिवर्सिटी को चलाने का काम किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 है इसका अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। एक यूनिवर्सिटी को वित्तीय प्रबंधन और निर्णय लेने में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी पड़ती है। मतलब हमने जो फाइनेंशियल डिसीजन लिया है, उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि अगर यूजीसी के द्वारा कभी उसको देखभाल किया जाए, उसको इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तो सब कुछ प्रॉपर हो सके। मतलब लेखा जोखा जो भी वो सही से रखना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी इसकी होनी चाहिए। सार्वजनिक लेखा परीक्षा NAAC NAAC द्वारा मान्यता और यूजीसी AICTE दिशा निर्देशों का पालन जवाबदेही लागू करते हैं। मतलब जवाबदेही कैसी होगी, तो सार्वजनिक लेखा परीक्षा मतलब पब्लिक ऑडिट, ये CAG के द्वारा किया जाता है ऑडिट। तो ऑडिट होगा तो उस ऑडिट में टोटल डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करना पड़ेगा, जो भी हिसाब किताब के हमारे दस्तावेज सारे प्रेजेंट होने चाहिए। NAAC के द्वारा भी किया जा सकता है, यूजीसी के द्वारा भी किया जा सकता है, सबके लिए यूनिवर्सिटी की जवाबदेही बनती है। इसके अलावा NEP 2020 के अकॉर्डिंग परिणाम आधारित शासन पर जोर दिया जाता है, जिसमें फंडिंग और मान्यता को विशेष रूप से जोड़ा गया है। मतलब कहाँ कहाँ से इसकी फंडिंग हो रही है और कहाँ कहाँ से इसका एफिलिएशन हुआ है, उसकी वैलिडिटी क्या है, इन सब पर विशेष जोर दिया जाता है। तो मुख्य रूप से ये 3 बिंदुएं हैं जो ध्यान देने वाली है। पहली है स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, दूसरी है इंटरनल डेमोक्रेसी, और तीसरी है अकाउंटेबिलिटी। यही 3 सिद्धांतों पर मुख्य रूप से भारत के जितने यूनिवर्सिटी है वो वर्क करते हैं। अब देखते हैं कि एक यूनिवर्सिटी में शासन को लागू करने में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। इसका पहला चैलेंज आता है राजनीतिक हस्तक्षेप। यूनिवर्सिटी को यूजीसी के नॉर्म्स को पूरा करना पड़ता है, लेकिन जहां बात आती है टीचर्स या नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति की, तो वहां पर राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा होता है। प्राय जो वहां पर रूलिंग पार्टी होती है और वहां जो नेता होते हैं, लोकल नेता, वो चाहते हैं कि उनके अपने कैंडिडेट को नियुक्ति में लिया जाए टीचर के रूप में, नॉन टीचिंग स्टाफ के रूप में। इसका दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब हुआ नौकरशाही। इसमें जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बैठे बैठे केवल ऑर्डर चलाते हैं कि ये काम कर दो और ये ऐसा कर दो, खुद कुछ नहीं करना चाहते। तो इससे बाकी लोगों पर दबाव बनता है और कहीं ना कहीं नौकरशाही इसमें दिखती है। पॉइंट नंबर 3 है वित्तीय सीमाएं। फंड का मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में करना जरूरी होता है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं भी होती है कि स्टूडेंट से हम फी तो ले सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक ले सकते हैं, और खर्च यूनिवर्सिटी का बढ़ता चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर
यूजीसी के द्वारा फंडिंग कर दिया जाता तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन यूजीसी के द्वारा अगर फंडिंग समय पर ना किया जाए तो फिर यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस बिगड़ता चला जाता है। पॉइंट नंबर 4 है केंद्र राज्य असमानताएं। भारत में मुख्य रूप से जो यूनिवर्सिटी होती है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को हम छोड़ दें तो जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की यूनिवर्सिटियां हैं दोनों में जो है उसका स्टैंडर्ड अलग अलग होता है, टीचिंग का क्वालिटी अलग हो जाता है, सिलेबस अलग हो जाता है। तो दोनों जगह से जो पढ़ने पढ़ाने का सीखने सिखाने का तरीका है उसमें बहुत सारी असमानताएं मिलती है, वो इक्वलिटी नहीं हो पाती उसमें। निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय का शासन, स्वायत्तता, लोकतंत्र और जवाबदेही की यह ढांचा मजबूत है, लेकिन राजनीतिक दबाव, नौकरशाही, अक्षमता और संसाधन की कमी के कारण अक्सर कमजोर पड़ जाता है। एनईपी 2020 के आने से इसमें कुछ फायदा हुआ है, जो चुनौतियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया, सुधार आए हैं और अभी जो यूनिवर्सिटी बन रहे हैं वो मजबूत हो रहे हैं और अपनी मजबूती पर बल दे रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।